देखिए, अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ पढ़े थे। आज अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या पढ़ते हैं, कुछ हानियाँ पढ़ते हैं। जैसे लाभ में अपन ने पढ़ा, उत्पादन में वृद्धि होती है, बाजार का विस्तार होता है, संसाधनों का कुशलता या अच्छे ढंग से उपयोग होता है, सांस्कृतिक लाभ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, परंपराएं वो क्या होती हैं आदान प्रदान होती हैं, और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या पहुंचता है, देशों को लाभ पहुंचता है। आज देखिए अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां पढ़ते हैं। जैसे अपन ने पहली हानि पढ़ देख रहे हैं, वर्णन करना नहीं हैगा, केवल पॉइंट में देखनी है आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई चार हानियां लिखिए। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। यानी किसी भी राष्ट्र में देखें, किसी भी देश में देखें, तो प्रत्येक जो अलग विकसित देश है या जो विकासशील देश है, उसका उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक क्या करे, विदेशों में निर्यात करे, और अधिक से अधिक क्या कमाए, उससे मुद्रा कमाए। तो उससे देशों में क्या होगा, खनिज पदार्थ हैं, शक्ति के संसाधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उनका क्या किया जाता है, अत्यधिक विदोहन किया जाता है। विदोहन का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा काम में लेना, जिससे वह शीघ्र क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और विकसित औद्योगिक देशों में कोयला, लोहा, मैंगनीज, पेट्रोल, खनिज तेल आदि की मांग अधिक होने से, विकासशील देशों से इन पदार्थों के अधिक निर्यात होने से इनका जो संचित भंडार होता है वो तेज गति से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी इनके पास जो भंडार था, क्योंकि ज़्यादा ये काम में लेंगे, इनका उद्देश्य ये रहता है कि अपने जो संसाधन का क्या लिया जाए, अधिक से अधिक उपयोग में लिया जाए। और इसी प्रकार अगर तीव्र गति से उपयोग में लेते रहे तो ये संसाधन क्या होते हैं, एक दिन समाप्त हो सकते हैं। तो पहली हानि है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। दूसरा देखिए, देश का एकांगी विकास। एकांगी का मतलब जैसे देखें, जैसे विशिष्टीकरण हुआ और श्रम का विभाजन हुआ, तो विदेशी व्यापार से प्रत्येक केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी अन्य देशों की तुलना में देखें तो कम लागत पर क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके। तो इससे किसी भी राष्ट्र में देखें तो संतुलित औद्योगिक विकास नहीं होगा। यानी कुछ उद्योग धंधों का विकास हो जाएगा और कुछ क्या पड़ जाते हैं, बैंक बेकार रहते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। तो कई बार बैंकर क्या हो जाता है, आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। यानी देश के एक क्षेत्र के जो उद्योग थे जिसने विशिष्टीकरण किया या विशेष जो इनकी आवश्यकता थी उन वस्तुओं का उत्पादन किया, तो दूसरे जो उद्योग धंधे होते हैं उन पर क्या होता है, इसका विपरीत असर पड़ता है। तीसरी हानि देखें, विदेशी निर्भरता। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देखें तो विभिन्न देशों में निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ जाती है, क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे को निर्यात कर रहा है, दूसरा उससे आयात कर रहा है, और स्वावलंबन की भावना तथा आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है। स्वावलंबन आत्मनिर्भर नहीं रह पाती राष्ट्र, और उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसी भी आपातकाल में या युद्ध काल में जब आयात निर्यात नहीं हो पाता है तो देश में क्या हो सकता है, भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो राष्ट्र थे, वो देश थे, वो एक देश दूसरे देश पर क्या हो गए, निर्भर हो गए कि उन्हीं देशों से वस्तुओं का आयात करेंगे और इन वस्तुओं का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बनी, युद्ध हो गया, आपातकाल हो गया, तो उस देश में क्या हो सकते हैं, भारी संकट पैदा हो सकते हैं। चौथा देखिए, राजनीतिक दासता। दासता क्या होती है, गुलामी या नीलामी। यानी साधन संपन्न विदेशी जो पूंजीपति होते हैं, यानी ऐसे विकसित राष्ट्र जिनके पास साधन संपन्न है, विदेशी हैं, पूंजी अच्छी है, तो वो निर्बल देशों के साथ, निर्बल मतलब जो कमजोर राष्ट्र या देश है, उन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उसकी भूमि पर आधिपत्य जमाने लगते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो उस पर नियंत्रण जमाने लगते हैं, जिससे देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाती है। स्वाधीनता मतलब जो स्वतंत्रता है उस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान वैश्वीकरण के द्वारा देखें तो नव उपनिवेशवाद का विस्तार हो रहा है। यानी वर्तमान में जो वैश्वीकरण का युग है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में देखें या देशों में जो व्यापार किया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, तो नव उपनिवेश के मतलब छोटे छोटे ऐसे जो राष्ट्र हैं उनको जो साधन संपन्न या पूंजीपत राष्ट्र है वो उन पर आधिपत्य या नियंत्रण जमाने का प्रयास करते हैं। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ। आपको केवल बिंदु याद करने। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, ज़्यादा विद्वान काम में लेते हैं। दूसरा है देश का एकांगी विकास होता है, इन कुछ क्षेत्रों पर ज़्यादा विकास होता है, कुछ का नहीं हो पाता है। तीसरी हानि है विदेशी निर्भरता। यानी जब आयात तो निर्यात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों पर क्या होती है, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो स्वावलंबन की जो स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और कोई आपातकाल, युद्ध हो, आयात निर्यात बाधित हो, तो देश में क्या हो सकता है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। और चौथा है राजनीतिक दासता। यानी विदेशी पूंजीपति शासक निर्बल है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उस पर
नियंत्रण जवान लगते हैं तो देश की स्वाधीनता या स्वतंत्रता वो क्या पड़ती है, खतरे में पड़ती है। और ये वर्तमान में देखा जा रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ कल अपन ने पढ़े थे, आज अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि पढ़ी, केवल बिंदु याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन पढ़ें कुछ, यानी विश्व में देखें तो व्यापार करने के लिए प्राचीन काल से ही अनेक देशों ने मिलकर क्या बनाए थे, व्यापारिक संगठन बनाए थे। तो किसी एक पर वर्णन करना तो नहीं आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों को समझाइए, लेकिन छोटा प्रश्न आ सकता है। जैसे पहला है अपना प्रशुल्क व्यापार महासमझौता, प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता जिसको गेट कहते हैं, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट टेरिड एंड टेरिफ होता है। आपको हिंदी याद रखनी है, हिंदी में कहते हैं इसको प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता। यानी छोटा प्रश्न आ सकता है गेट क्या है, गेट के बारे में स्पष्ट कीजिए या गेट का पूरा नाम लिखिए। तो ये हिंदी में याद करना, प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता। यानी जो विभिन्न राष्ट्र थे उस समय देखें जब व्यापार का इतना विकास नहीं हुआ था इन देशों के मध्य, तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, एक अपना ये संगठन बनाया था गेट। गेट देखें तो विश्व का पहला और विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था। यानी विश्व में देखें तो पहला था और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिस पर 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी सबसे पहले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 30 अक्टूबर 1947 को देखें तो विश्व के कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, 96 देशों ने। और ये समझौता देखें तो 1 जनवरी 1948 से क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो ये है अपना गेट, इतना याद करना। या तो प्रश्न आएगा गेट का पूरा नाम लिखिए या GATT गेट, गेट पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो जनरल एग्रीमेंट टेरिड एंड टैरिफ, या हिंदी देख लेना प्रशुल्क व्यापार, प्रशुल्क एवं व्यापार महासमझौता है। और ये गेट देखें विश्व का सबसे पहला और विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था, जिस पर 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और ये समझौता देखें 1 जनवरी 1948 से क्या हो गया था, लागू हो गया था। तो इसमें इतना याद करना है गेट क्या है या सामान्य प्रशुल्क व्यापार महासमझौता क्या है, इस पर क्या लिखे, टिप्पणी लिखे। तो ध्यान में रखना है कि 1 जनवरी 1948 से क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। इन राष्ट्रों ने किया था व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और जो इनके मध्य समस्या थी टैक्स वगैरह की, शुल्क वगैरह, तो उसको हल करने के लिए बनाया था। उसके बाद देखिए गेट के स्थान पर यह है WTO, विश्व व्यापार संगठन। आ सकता है प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन क्या, इस पर टिप्पणी लिखिए। या फिर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, हिंदी देख लेना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी होती है इसकी, आप हिंदी में देखना विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। यानी जैसे ही गेट की समाप्ति होगी तो गेट की जगह नया संगठन कौन सा बना, विश्व व्यापार संगठन। और कब बना, ये 1 जनवरी 1995 को। और उसे नवगठित विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित कर लिया। यानी गेट को किस में शामिल कर लिया गया, WTO में शामिल कर लिया गया, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान में रखना, छोटा प्रश्न आ सकता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसने 1 जनवरी 1995 से कार्य करना शुरू किया था। तो आपको अगर प्रश्न पूछेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये लिखना है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का कार्य देखें तो उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपन ने पढ़े थे। यानी अर्थव्यवस्था में उदारता लाना, जो शुल्क वगैरह थे एक राष्ट्र से दूसरे देश में जो व्यापार वगैरह उसको समाप्त करना। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बनाना सभी देशों के। निजीकरण, यानी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय क्या थी, इसकी कार्य योजना थी। यानी WTO का वैसे कार्य देखें ना तो इनके जो सदस्य राष्ट्र थे इनके मध्य जो आयात निर्यात होता है उस पर कोई नियम वगैरह हैं, कोई इस प्रकार की बाधा आती है तो उसको क्या करना था, हल करना था, जिसकी अनुपालना सभी देशों को क्या होती है, करनी होती है। यानी इसके सभी जो सदस्य देश हैं वो इसकी अनुपालना करते हैं। वर्तमान में देखें तो इसके कितने सदस्य राष्ट्र, 164 हैं, और भारत भी क्या इसका एक सदस्य राष्ट्र है। तो इतना ही देखना है विश्व व्यापार संगठन की अस्तित्व में कब आया था। यानी जैसे ही GATT गेट जो पढ़ा अपन ने, सामान्य प्रशुल्क के व्यापार महासमझौता, वो समाप्त हो गया तो उसकी जगह नया संगठन क्या बना, विश्व व्यापार संगठन।
और कब बना, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय देखें तो कहाँ पर है इसका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना है, यानी अर्थव्यवस्था में उदारता अपनाना, विश्व की अर्थव्यवस्था को समन्वित करना, जोड़ना या निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाई गई थी, जिसकी अनुपालना यानी इसके जो नियम है इनकी अनुपालना सभी सदस्य राष्ट्र करते हैं, जो इसके क्या होते हैं, सदस्य हैं। और वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र कितने, 164 सदस्य, और भारत भी क्या इसका एक सदस्य राष्ट्र है। तो यहाँ GATT गेट के बारे में देखना है और विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखना है। छोटा प्रश्न आ सकता है, WTO क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है।